हेलो गाइस, मेरा नाम हर्षा जयेश है और मैं एक एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। आई एम डूइंग माई एमबीबीएस फ्रॉम डॉक्टर बीएसए एमसीएच, रोहिणी, न्यू दिल्ली। सो आज का जो टॉपिक है, आज का ये वीडियो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का थर्ड पार्ट। और इस पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। और एनिमल्स में अगर हम स्पेसिफाई करें तो हमें ह्यूमन पढ़ना है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बोल दूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही कंटेंट लाते रहेंगे और 10th का पूरा सिलेबस यहाँ पे अच्छे से कवर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है, इस चैप्टर में हमने दो तरह के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। कौन से दो तरह के? हमें पता है रिप्रोडक्शन दो तरह के प्रोसेस से हो सकता है। कैसे कैसे? रिप्रोडक्शन टू टाइप्स के हो सकते हैं, या तो होगा एसेक्सुअल या फिर हो सकता है सेक्सुअल। तो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया था, हमने प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया था। अब हमें ह्यूमन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले बेसिक आइडिया, जब हम तब से डिस्कशन करते ही आ रहे हैं तो आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसके आगे ही आप कॉन्सेप्ट डेवलप कर पाओगे। तो बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सिंगल पेरेंट होता है एसेक्सुअल में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और मैंने आपको क्या बताया था, सिंगल पेरेंट होता है। तो याद करो एग्जांपल, एज इट इज फोटोकॉपी होता है। एज इट इज फोटोकॉपी होता है मतलब कि जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो एज इट इज पास ऑन होगा। जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो एज इट इज पास ऑन होगा, और जेनेटिक मटेरियल ही हर चीज डिटरमाइन करता है कि वो ऑर्गेनिज्म कैसा दिखेगा, उसके क्या क्या फीचर्स होंगे। तो इस वजह से जो ऑफस्प्रिंग होता है, मतलब कि जो नेक्स्ट जनरेशन हमें मिलती है, वो कैसी होती है? क्लोन होती है। क्लोन ऑफ फर्स्ट जनरेशन। क्लोन मतलब डिट्टो कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी। ये यहाँ तक हमने डिस्कस किया था ए सेक्सुअल में। और सेक्सुअल में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसकी ये रिक्वायरमेंट है, आपको पता है कि यहाँ पे दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होगी। दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होगी और यहाँ पे गेमीट्स फॉर्मेशन होगा। गेमीट्स फॉर्मेशन होगा कैसे? मेल गेमीट और फीमेल गेमीट। ठीक है। तो अब अगर मेल गेमीट और फीमेल गेमीट की हम बात करें, अगर अब हम स्पेसिफिकली ह्यूमन का पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन में मेल गैमीट किसको कहेंगे? स्पर्म को। और फीमेल गैमीट कहेंगे ओवम को। ठीक है। फिर हमें ये पता है, जैसे हमने प्लांट में पढ़ा था, हमने प्लांट में क्या पढ़ा था कि जब पॉलन ग्रेन जाता है ओव्यूल के अंदर, तो पॉलन ग्रेन और ओव्यूल, मतलब पॉलन ग्रेन के अंदर का मेल जर्म सेल और ओव्यूल जब फ्यूज होता है, तो याद करो मैंने आपको बताया था डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। ठीक है। और एंडोस्पर्म कैसे बनता है, तो उसी प्रोसीजर को सेम अगर हम आगे ले जाए, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक जो मैकेनिज्म है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो सेम रहेगा। अल्टीमेटली आपको फर्टिलाइजेशन करवाना है, फर्टिलाइजेशन के बाद एक सिंगल सेल बनता है जहां से कोई भी ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, और उस सिंगल सेल को क्या कहते थे? जाइगोट कहते थे। तो बेसिक मैकेनिज्म सेम रहेगा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, चाहे वो प्लांट के अंदर हो चाहे एनिमल के अंदर हो। तो आप ये समझ लो कि आपका आधा काम पहले से हो चुका है, क्योंकि आपने प्लांट के अंदर पढ़ लिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या पढ़ा था? दोनों जो गेमीट्स है वो फ्यूज होंगे और वो एक सिंगल सेल बनाएंगे, और उस सिंगल सेल को क्या कहते हैं? उस सिंगल सेल को कहते हैं जाइगोट। जाइगोट। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, जहाँ पे दोनों गेमीट्स का फ्यूजन हो रहा है? प्रोसेस को कहेंगे फर्टिलाइजेशन। ठीक है। जाइगोट के बारे में कुछ खास बात है। जाइगोट कैसा होगा यहाँ पे? जाइगोट हमेशा सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल। और हमेशा जाइगोट ये पहला सेल होता है जहाँ से आगे का पूरा डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। ठीक है। जाइगोट के बाद क्या बनता है? जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो मतलब कि अभी वो जो इंडिविजुअल है वो डेवलपिंग स्टेजेस में है, अभी वो पूरी तरीके से डेवलप हुआ नहीं है, वो कंप्लीट एक फुल ग्रोन इंडिविजुअल नहीं बना है। और एम्ब्रियो जब कम्प्लीटली डेवलप हो जाएगा तो आपको पता है कि बेबी जो होता है वो मदर के वूम में होता है, और उसके बाद उसकी डिलीवरी होती है, तो वो कह सकते हैं कि बेबी डिलीवर हो गया है। उसके पहले जब वो अगर वूम में रहेगा तो वो फीटस, एम्ब्रियो, इस तरीके से वो डेवलपमेंट आगे जाएगी। तो एम्ब्रियो के बाद हम कह सकते हैं कि कंप्लीटली ग्रोन बेबी या फिर इंडिविजुअल। ठीक है। तो बेसिक आपको ये ध्यान में रखना है। तो गैमीट्स कहाँ पे बनेंगे? ठीक, पहला क्वेश्चन तो ये आएगा दिमाग में
गेमीट्स कहाँ पे बनेंगे, कैसे बनेंगे, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। उसका जब गेमीट्स एक बार बन गए तो दोनों गेमीट्स फ्यूज कैसे होंगे, फर्टिलाइजेशन के लिए उनका फ्यूजन कैसे हम करवाएंगे। उसके बाद फिर जाइगोट बन गया, फिर जाइगोट बनने के बाद किस तरीके से डेवलपमेंट होगी कि एम्ब्रियो बनेगा, और फिर अल्टीमेटली कैसे कंप्लीटली ग्रोन बेबी बन जाता है एम्ब्रियो से। ठीक है, और इसमें एक और चीज हमें देखना होगा, इसमें एक और चीज देखना होगा कि जो ओवम है, जो ओवम है वो हर मंथ रिलीज होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं फीमेल से। चलिए पहले मेल से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम फीमेल पे आएंगे। पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से स्टार्ट करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो अब इस प्रोसीजर को, इस पूरे फ्लो चार्ट को दिमाग में रखिए और उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला जैसे कि आपको पता है मेल गैमीट्स की जरूरत पड़ेगी, मेल और फीमेल गैमीट्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं, तो दोनों तरह के गैमीट्स की जरूरत पड़ती है। तो मेल गैमीट्स कहाँ पे बनेगा, मेल गैमीट्स बनता है टेस्टिस में। ठीक है, मेल गैमीट्स बनेगा टेस्टिस में। मेल गैमीट्स को क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे लोकेशन कहाँ पे बनेगा, टेस्टिस में। और हमने एक और चीज पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा था कि टेस्टोस्टेरॉन जो हार्मोन है, हार्मोन वाला आप याद करिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें हमने टेस्टोस्टेरॉन का फंक्शन पढ़ा था कि टेस्टोस्टेरॉन का फंक्शन होता है कि वो स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है जिसमें गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है उसको कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। ठीक है, गैमीट फॉर्मेशन जहाँ पे हो रहा है, जिस प्रोसेस में, प्रोसेस ऑफ, उसको हम कहते हैं गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस, जेनेसिस। ठीक है, तो अब गैमीटोजेनेसिस एक जनरल टर्म है, चाहे मेल गैमीट डेवलप हो रहा हो चाहे फीमेल गैमीट डेवलप हो रहा हो, उससे हमें मतलब नहीं है। गैमीटोजेनेसिस कोई भी गैमीट डेवलप हो रहा हो प्रोसेस को कहेंगे गैमीटोजेनेसिस। अब स्पेसिफाई अगर कर दिया कि मेल गैमीट डेवलप हो रहा है, ठीक है, मेल गैमीट डेवलप हो रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मेल गैमीट कौन सा है, स्पर्म है, तो बस आगे आपको स्पर्म लगा देना है इसमें। तो इसमें हम कह देंगे स्पर्मेटो, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, स्पर्मेटोजेनेसिस। ऐसे अगर फीमेल गैमीट के डेवलपमेंट की प्रोसेस की बात करें तो उसको हम कहेंगे oogenesis, oogenesis। ठीक है, तो ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की बात कर रहा था मैं, तो लोकेशन तो टेस्टिस में होगा, आपको बता दिया मैंने। और इस पे हमने पढ़ा था एक हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन, तो टेस्टोस्टेरॉन का यहाँ पे रोल होगा डेवलप करवाने में। अब देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स है और ऑर्गन है और उनका क्या क्या रोल रहेगा। ठीक है, तो टेस्टिस का सबसे पहले अभी हमने डिस्कस कर ही लिया। टेस्टिस के बाद आता है स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या है, स्क्रोटम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर टेस्टिस इनक्लोज्ड है, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस इनक्लोज्ड है। अब देखो ये स्क्रोटम के अंदर ही टेस्टिस क्यों इनक्लोज्ड है, टेस्टिस मतलब कि बॉडी से ऐसे बाहर एक अलग से पाउच, एक अलग से बैग लाइक स्ट्रक्चर में क्यों है। ये स्क्रोटम में इसलिए है क्योंकि गेमिटोजेनेसिस के लिए हमें कूलर टेम्परेचर चाहिए होता है, हमें टेम्परेचर को थोड़ा कम करना पड़ता है। और ये स्क्रोटम का प्लेसमेंट ऐसे बाहर की ओर है एब्डोमेन कैविटी से, उससे क्या होगा कि टेम्परेचर थोड़ा कम रहेगा तो गेमीट फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस इजीली हो जाएगी। ठीक है, तो स्क्रोटम का ये रोल है। अब उसके बाद देखते हैं वास्ट डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है। वास्ट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे अगर सपोज स्पर्म बना, ठीक है, स्पर्म बना तो वो इसका डायरेक्शन ऐसे जाएगा, ये टेस्टिस के अंदर बनने के बाद बाहर आएगा पीछे से। और वास्ट डिफरेंस एक डक्ट है, एक बैग है जहाँ पे कुछ बन रहा है, अब उसको बनने के बाद निकलना है तो एक उसको पैसेज चाहिए होगा, एक चैनल, एक डक्ट चाहिए होगा। तो वास्ट डिफरेंस वो डक्ट है, उस डक्ट को कहते हैं वास्ट डिफरेंस, जिसके अंदर से स्पर्म जब बन जाएगा एक बार, तो इजैकुलेशन के टाइम वो जो रूट लेगा, वो डक्ट लेगा, वो पैसेज वो बनाता है। अब देखो वास्ट डिफरेंस को अगर हम लोग ट्रैक करें, यहाँ पे जा रहा है। उसके बाद देखो, उसके बाद ये यूरेटर, यूरेटर क्या है, यूरेटर किडनी से यूरिन ला रहा था। ठीक है, किडनी से यूरिन ला रहा था, यूरेटर ऐसे पड़ा है और ये उसके ऊपर से लूप कर रहा है, उसके ऊपर से लूप ओवर करके आगे आ रहा है। ठीक है,
तो अभी हमें यूरेटर और ब्लैडर पे नहीं जाना, क्यों? क्योंकि वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट है। अभी हम कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यूरेटर और वास्ट डिफरेंस में कंफ्यूज नहीं होना, ब्लैडर को अभी आपको बिल्कुल इग्नोर करना है, अभी आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे ध्यान देना है, ठीक है? तो वास्ट डिफरेंस आगे चला गया। अब उसके बाद आप देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है, सेमाइनल वेसाइकल। सेमाइनल वेसाइकल क्या होता है? सेमाइनल वेसाइकल एक ग्लैंड है जो कि फ्लूइड कुछ इजेक्ट करता है, फ्लूइड प्रोवाइड करता है नरिशमेंट के लिए। और ऐसे ही यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमेनल वेसाइकल दोनों का ये काम होता है कि एक फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड करता है जिसके अंदर स्पर्म ट्रैवल कर सके। और उस फ्लूइड मीडियम में क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, स्पर्म एक सेल है, ठीक है? और वो सेल है तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए होगा। अब कैसे न्यूट्रिशन मिल सकता है उसको? वो तो अलग सिस्टम में है, एक अलग वो फ्लूइड मीडियम में है। ऐसा तो नहीं है कि ब्लड के कांटेक्ट में, कि ब्लड से न्यूट्रिशन ले लेगा, नहीं। तो उसको जो उसका फ्लूइड मीडियम है उसी में न्यूट्रिशन चाहिए। तो प्रोस्टेट और सेमेनल वेसाइकल दो ग्लैंड्स है जो ये काम करवाएंगे, ठीक है? अब उसके बाद सेमेनल वेसाइकल और प्रोस्टेट जाने से मतलब उसके पास से गुजरने के बाद कॉमन एक डक्ट बन जाता है जिसको कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है? मतलब दोनों चीज के सिक्रीशंस आ गए हैं, और साथ में स्पर्म जो ओरिजिनली बन के जो सेलुलर पार्ट था वो आ चुका है, और फ्लूइड पार्ट भी आ चुका है। तो दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे? स्पर्म प्लस जो आपका फ्लूइड पार्ट था उसको दोनों को मिला के हम कहेंगे सीमेन। क्या कहेंगे? सीमेन, ठीक है? अब उसके बाद का पाथ देखो, उसके बाद का पार्ट ट्रैक करें तो यहाँ से आप देखो कि अब ये पेनिस में एंटर कर चुका है, और उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू बाहर जाएगा, ऐसे। तो यूरेथ्रा की भी एक खास बात है। यूरेथ्रा की क्या खास बात है? कि वो कॉमन पैसेज है बिटवीन द यूरिन आउटफ्लो एंड द सीमेन आउटफ्लो, ठीक है? क्योंकि यहाँ से अगर हम देखें, एक बार को अगर हम देखें कि ब्लैडर से कैसे यूरिन बाहर जा रहा है, मेल्स की बात मैं कर रहा हूँ, ब्लैडर से कैसे यूरिन बाहर जा रहा है, तो वो भी यूरिथ्रा के थ्रू होते हुए जा रहा है, पेनिस से। और अभी हमने इजैकुलेशन के टाइम अगर हम देखें तो स्पर्म, और हमें कहना चाहिए सीमेन कैसे बाहर जा रहा है, तो वो भी यूरिथ्रा के थ्रू जा रहा है। तो यूरिथ्रा मतलब एक कॉमन पाथवे होगा दोनों के लिए, कॉमन ट्रैक दे रहा है, ठीक है? तो हमने मेल के ऑर्गन्स पढ़ लिए, और गैमीट फॉर्मेशन का मैंने आपको बता दिया। तो मेल्स के आपको ये बेसिक आपको सारे ऑर्गन्स, और जो जो आपको यहाँ पे डायग्राम में लेबलिंग दिख रही है उसके सबके एक एक दो दो पॉइंट आपको कम से कम पता होने चाहिए, क्या फंक्शन है, क्या सिग्निफिकेंस है उनकी, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है? अब हम आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अब आपको क्या क्या देखना है, पार्ट्स दिख रहे हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो आपको यहाँ पे वेजाइना दिख रहा है। वेजाइना क्या होता है? वेजाइना पैसेज होता है, कैनाल, ठीक है? जैसे वेजाइना एक पैसेज होगा, कैनाल, जो कि आपके यूरेटस के ओपनिंग के जस्ट बाद एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है? यूरेटस है जिसको हम कहते हैं वूम, जिसके अंदर बेबी की डेवलपमेंट होती है। तो यूरेटस का जो ओपनिंग है उसके बाहर एक कैनाल होता है, एक ऐसा टनल जैसा होता है, पैसेज होता है, उसको हम कहेंगे वेजाइना, ठीक है? अब वेजाइना और यूट्रस, वेजाइना और यूट्रस जहाँ पे मिल रहा होता है, जो जंक्शन होता है, वहाँ पे यूट्रस का एक ऐसे आगे से प्रोजेक्शन होता है, कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है, मतलब वहाँ पे नैरो डाउन हो जाता है यूट्रस जो है, और उस पार्ट को हम कहते हैं सर्विक्स, ठीक है? तो वेजाइना को पता चल गया। सर्विक्स क्या है? द नैरोड पार्ट ऑफ यूट्रस, नैरोड प्रोजेक्शन ऑफ यूट्रस एट द जंक्शन ऑफ यूट्रस विद वेजाइना, ठीक है? सर्विक्स हो गया। अब यूट्रस पे आते हैं। यूट्रस तो मेन आपका पूरा वो है पार्ट, क्योंकि इसमें आपकी जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो बेबी का डेवलपमेंट होना है पूरा, वो यूट्रस में होना है, ठीक है? तो यूट्रस सबसे बड़ा पार्ट रहेगा। पियर शेप होता है, पियर शेप, पियर हम कैसा बनाते हैं? ऐसा बनाते हैं एक तरफ से, एक पहले बड़ा और फिर ऐसे, इस तरीके का कुछ। तो मतलब आप ऐसे कह सकते हो, ऐसा होता है, इधर से ब्रॉड होगा और आगे जाके नैरो हो जाएगा, और फिर बहुत ही नैरो हो जाएगा, जो आपको दिख रहा है डायग्राम में। तो पियर शेप कहते हैं, ठीक है? फिर इसकी कुछ अलग अलग लेयर्स होती है, कुछ लाइनिंग होती है, इसकी खास बात अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो अभी के लिए यूट्रस में आप इतना याद रखो, ठीक है? अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? नेक्स्ट अगर हम देखें तो ओवरी दिख रही है, ठीक है? अब ओवरी क्या है? ओवरी को आप टेस्टिस से कंपेयर कर सकते हो। क्यों कंपेयर कर सकते हो? टेस्टिस में क्या मैंने बताया, टेस्टिस में क्या चलता है? स्पर्मेटोजेनेसिस चलता है, मतलब कि मेल गेमीट्स का डेवलपमेंट। तो ओवरी को मैंने कहा कंपेयर कर सकते हो। तो ओवरी में क्या चल रहा होगा, कौन सा प्रोसेस? ओवरी में होता है oogenesis। oogenesis का मैंने आपका
आपको मीनिंग बताया था oogenesis का मीनिंग क्या होता है। oogenesis का मीनिंग होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक सेकंड, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट और कौन सा फीमेल गैमीट कौन सा है, फीमेल गैमीट दैट इज ओवम। ठीक है, फीमेल गैमीट कौन सा है, जैसे मेल में आपको पता है स्पर्म है, वैसे फीमेल गैमीट ओवम को कहेंगे। ठीक है, और इसलिए इसका नाम है oogenesis, ओ से oogenesis है। ठीक है, तो ओवरी का ये काम है। अब ओवरी का ये बहुत ही खास बात है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत ही अलग तरीके से पढ़ना होता है। जैसे मेल को हमने पढ़ा उतने इजीली ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ओवरी के लिए अभी आपने इतना पढ़ लिया, अब है फेलोपियन ट्यूब कह लो या फिर ओविडक्ट कह लो, एक ही बात है। तो नाम में ही लिखा है ओविडक्ट। तो जैसे मैंने आपको बताया वहां पे वास्ट डिफरेंस था, उसका क्या काम था कि जब स्पर्म बन गया अब उसको बाहर निकलना है, तो वो एक डक्ट, एक पैसेज प्रोवाइड कर रहा है बाहर निकलने के लिए। वैसे ही ओविडक्ट का क्या काम होगा, ओवरी में जब ओवम बन जाएगा तो ओविडक्ट के थ्रू होते हुए, मतलब उसका अगर हम पाथवे ट्रैक करें तो ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे, फिर वो यूट्रस में आ जाएगा। अब देखो ओवरी ओवम बना रहा है, यहाँ पे आ गया। अब दो चीजें हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसलिए बोला कि मेल और फीमेल का काफी डिफरेंट हो जाएगा यहाँ से। क्यों डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब दो चीजें हो सकती है, दो केस बन सकते हैं। कौन कौन से दो केस बनते हैं देखते हैं। अब दो केसेस बन सकते हैं। अब देखो ओवरी का खास बात क्या है, दो ओवरी प्लेट है। ठीक है, तो ओवरी का खास बात यह है कि जो ओवम है वो हर मंथ एक ओवम रिलीज होगा। ठीक है, हर मंथ एक ओवम रिलीज होगा। ऑल्टरनेट ओवरी से होता है, जैसे अगर इस बार इस ओवरी से हुआ है तो अगले बार दूसरे ओवरी से होगा, दो ओवरी है, हर मंथ एक ओवम रिलीज होगा। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है। स्पर्म के केस में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, स्पर्म के केस में ऐसा कुछ नहीं है कि इजैकुलेशन कभी होगा, एक मंथ में एक बार होगा, ऐसा कुछ नहीं है। पर ओवरी के केस में आपको याद रखना है कि हर मंथ एक ओवम रिलीज होगा। ठीक, अब ये एक ओवम रिलीज हुआ है तो इसके साथ दो पॉसिबिलिटी है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है, दो। एक तो कि ये फर्टिलाइज हो जाए। फर्टिलाइज हो जाए का क्या मीनिंग है कि स्पर्म आके इसके साथ फ्यूज कर जाए और जाइगोट बना दे, इसी को तो फर्टिलाइजेशन कहेंगे। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि फर्टिलाइज ना हो, डज नॉट फर्टिलाइज। अब कोई जरूरी थोड़ा नहीं कि अगर ओवम रिलीज हुआ है तो स्पर्म उसके साथ आके मिलेगा ही मिलेगा और फ्यूजन होगा और जाइगोट बनाएगा। बल्कि जब फर्टिलाइज हो रहा है वो कम केस होंगे, ज्यादातर तो ये बिना फर्टिलाइज हुए रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब रिप्रोडक्शन होगा जब रिप्रोडक्शन होगा तभी ये फर्टिलाइज होगा। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस के अंदर हो रहा है तभी ये फर्टिलाइज होगा। ऑब्वियस सी बात है कि मेल फीमेल गैमीट कब फर्टिलाइज होंगे, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है ह्यूमन के अंदर एक्चुअली में। तो वो तो कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्टेंस होंगे, मोस्ट ऑफ द इंस्टेंस, मतलब मेजोरिटी ऑफ द टाइम क्या होगा कि ये फर्टिलाइज नहीं होगा। ठीक है, तो अब पहले हम ये वाला पिक करते हैं कि ये फर्टिलाइज नहीं हुआ। अब देखो ये फर्टिलाइज अगर नहीं हो रहा है तो क्या होता है, यहाँ पे फर्टिलाइज नहीं हो रहा है तो यहाँ पे नॉर्मली ओवरी ने अपना ओवम रिलीज किया। ठीक है, ओवम फेलोपियन ट्यूब से ऐसे गया, यहाँ पे आ गया। अब देखो क्या है कि यूट्रस को ये चीज पता नहीं है कि ये फर्टिलाइज होने वाला है कि नहीं फर्टिलाइज होने वाला है। दोबारा समझो, यूट्रस को ये चीज पता नहीं है कि ये फर्टिलाइज होने वाला है कि नहीं होने वाला है। आप ऐसा समझो कि आपके घर पे सपोज गेस्ट आने वाले हैं। ठीक है, तो गेस्ट आने वाले तो आप उसके लिए तैयारी करोगे, कुछ कुछ आप बाहर से खाने पीने का सामान मंगाओगे, घर की साफ सफाई करोगे, कुछ कुछ काम करोगे कि गेस्ट आने वाले हैं तो इम्प्रेशन अच्छा जाए। पर सपोज क्या होता है कि गेस्ट कह देते हैं कि आज का प्लान तो हो नहीं पाएगा, कैंसिल हो गया आज का प्लान। तो फिर क्या होगा कि इसमें आपने क्या किया कि एंटिसिपेटेड वे में आपने तैयारी तो कर दी थी, आपने खाना मंगा दिया था उनके लिए, आपने साफ सफाई कर दी थी, एंटिसिपेट कर रहे थे कि आ गए तो हमें ये चीज तैयार होनी चाहिए। तो इसी तरीके से जो यूट्रस है वो एंटिसिपेट करता है कि अगर मान लो कि ओवम जो है वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हो जाए और जाइगोट बन जाए, तो जाइगोट बन जाएगा तो मेरा तो काम बहुत बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, मैंने आपको बताया यूट्रस इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है, यूट्रस इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन।
इम्प्लांटेशन में क्या होता है कि जब जाइगोट बन गया उसके बाद वो थोड़ा बहुत डिवाइड होगा, मतलब सेल उसके मल्टीप्लाई होंगे, और उसके बाद वो आके यहाँ पे ऐसे इम्प्लांट हो जाएगा। कहाँ पे? यूट्रस के एंडोमेट्रियम में, यूट्राइन वॉल में, जो कैविटी है उसके वॉल में जाके इम्प्लांट हो जाएगा, बिल्कुल फिक्स हो जाएगा अंदर, ऐसे बर हो जाता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो मैंने कहा यूट्रस इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन। तो क्या हो रहा है कि मैंने आपको बोला कि यूट्रस को पता नहीं है कि ये फ्यूज होने वाला है कि नहीं होने वाला, लेकिन यूट्रस कहता है कि मैं तो अपना काम कर दूंगा भाई, मैं सारी तैयारी कर दूंगा। ठीक है, बाई चांस अगर मान लो कि ये फर्टिलाइज होके फ्यूज होने वाला है, जाइगोट बनेगा, उसके बाद की डेवलपमेंट तो मुझे संभालनी है, इसकी बेबी तक की डेवलपमेंट। तो मुझे अपने लेवल पे जो जो चेंजेस लाने हैं मैं वो ले आता हूँ। तो क्या क्या चेंजेस लाता है? यूट्रस की जो वॉल है वो थिक हो जाती है, यूट्रस की जो वॉल है वो थिक हो जाएगी, ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आर्टरीज बनने लग जाएंगी। ठीक है, और बहुत सारे चेंजेस आते हैं, आपको अभी पूरे डिटेल में नहीं जाना है, वो आप बाद में डिटेल में जाना। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि यूट्रस को नहीं पता है कि दोनों में से कौन सा पॉसिबिलिटी हम लेने वाले हैं, कौन सा पॉसिबिलिटी होगा, या तो फर्टिलाइज होगा या डज नॉट फर्टिलाइज होगा। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा केस है, वो अपने जो चेंजेस है वो हमेशा दिखाएगा ही दिखाएगा। ठीक है, अपने चेंजेस क्या थे कि वॉल में थिकनिंग हो जा रही है, ब्लड वेसल्स बढ़ जा रहा है, हॉर्मोन्स के चेंजेस है, आपको चेंज के डिटेल में नहीं जाना। ठीक है, तो अब क्या होता है, सपोज अब उसने अपने चेंजेस कर दिए, वो फिक्स है प्रोसीजर। अब क्या हुआ, अब हम देखते हैं केस कि डज नॉट फर्टिलाइज, मतलब कि फर्टिलाइज नहीं हुआ ये। ठीक है, तो ओवम जो है ये फर्टिलाइज नहीं हुआ। ठीक, तो ये ऑब्वियसली बात है कि इम्प्लांट भी नहीं होगा। अगर मैं कह दूं यहाँ पे ए साइट था, तो जब वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो ए साइट पे जाके इम्प्लांट भी नहीं होगा। इम्प्लांट क्या हो रहा है? इम्प्लांट हो रहा है मोरुला। मोरुला अगर आपको टर्म नहीं समझ आ रहा तो आप ये समझो कि जब जाइगोट बन गया फ्यूज होने के बाद, उसका जब थोड़ा बहुत एक दो बार डिवाइड कर गया उसके बाद इम्प्लांट होगा। अगर सीधा ओवम है तो ऐसा नहीं कि ओवम जाके चिपक जाएगा वॉल में, ऐसा नहीं होता है। ओवम पास हो जाएगा, वेजाइना के थ्रू ओवम बाहर आ जाएगा, एक्सटर्नली बाहर आता है। तो ये एक पीरियोडिक साइकिल में होता है। ठीक है, ये साइकिल वेरी कर सकता है। साइकिल का अगर हम पूछ अप्रोक्स ड्यूरेशन बताए तो होगा 28 डेज। 28 डेज की साइकिल होगी ये। ठीक है, तो इस 28 डेज में क्या क्या हो रहा है? 28 डेज में थोड़ा बहुत तो आप, अगर आप स्टार्ट, क्योंकि ये साइकिल है ऑब्वियसली, तो साइकिल आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। साइकिल का कोई ऐसा नहीं होता कि एंड पॉइंट है और स्टार्टिंग पॉइंट है। साइकिल आप जहां से देखना स्टार्ट करो वही स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, घूम के तो वहीं पे आना है। तो अगर हम देखो साइकिल स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि यूट्राइन जो वॉल ने जो सोच के अपनी तैयारी की थी कि अच्छा ये फर्टिलाइज हो, वो थिकनिंग और जो ब्लड सप्लाई आए थे वो शेड ऑफ हो रहे हैं। क्यों शेड ऑफ हो रहे हैं? क्योंकि अब इसको पता चल गया कि अच्छा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन तो होने ही नहीं वाला, तो मेरी जो तैयारी थी वो वेस्ट जा रही है। आपने जो घर पे खाना मंगाया था, आपको पता चल गया आपके गेस्ट आने ही नहीं वाले, तो आप कहोगे खाना वेस्ट थोड़ा ना होगा, मैं ही खा लेता हूँ वो खाना। तो इस तरीके से सिमिलर वे में यूट्रस ने जो प्रिपरेशन की थी, अब उसको पता चल रहा है कि ये वेस्ट जाने वाली है। जो मैंने वॉल में थिकनिंग लाया था, इतना सारा ब्लड सप्लाई लाया था कि जो नया बेबी का डेवलपमेंट करना होगा उसके लिए काम आएगा, वो वेस्ट जाने वाली है। तो इससे क्या होगा कि ये वॉल जो है शेड ऑफ होके पूरा बाहर आके ये पूरा हट जाएगा। ठीक है, और ये हट के कहाँ से जाएगा? वेजाइना से वापस चला जाएगा। इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल फ्लो। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन ये 5 दिन के अप्रोक्स चलता है, 5 डेज आउट ऑफ 28 डेज। मैंने आपको बोला 28 डेज टोटल है, तो ये 5 डे के अप्रोक्स 5 दिन तक ब्लीडिंग होगी और एंडोमेट्रियम लाइनिंग डिजेनरेट होके बाहर आते जा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि उसके बाद नेक्स्ट साइट, ये तो यहाँ पे निकल गया, अब नया ओवम रिलीज हो रहा है। नया ओवम रिलीज हो रहा है तो दोबारा से ये थिकनिंग होगी, क्योंकि अब दोबारा उसको नहीं पता कि ये वाला फ्यूज होगा कि नहीं, पिछला वाला तो चला गया, ये वाला फर्टिलाइज होने वाला है कि नहीं होने वाला है। तो दोबारा से वो वॉल में थिकनिंग धीरे धीरे और स्टार्ट हो जाएगी, और वो ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगा। तो दोबारा से वॉल में थिकनिंग होगा, फिर से अगर मान लो फर्टिलाइजिंग होगा वो दोबारा से शेड ऑफ होगा। तो इस तरीके से जो आपका एंडोमेट्रियम है उसकी थिकनिंग होते जाती है, फिर वो नैरो होता जाता है अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ, फिर थिकनिंग होगी, फिर नैरो होगा, और ये एक साइक्लिक प्रोसीजर की तरीके से चलते रहता है, जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन को समझने के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल समझना बहुत जरूरी है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल आप पूरे डिटेल में पढ़ोगे आगे, अभी के लिए आपके लिए इतना काफी है। मेंस्ट्रुअल
साइकिल का बेसिक मैंने आपको समझा दिया, जो अभी आपके लेवल के लिए आना चाहिए। बाकी इसमें पर्टिकुलरली कौन कौन से फेज होते हैं, क्या क्या हॉर्मोन्स का क्या इफेक्ट आता है, ठीक है, और जो आपका ओवम है उसका डेवलपमेंट कैसे कैसे अलग साइकिल में हो रहा है, ये सब आप पढ़ोगे आगे, ठीक। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इसमें एक खास बात यह है कि जो आपका अगर 28 डेज का नॉर्मल साइकिल है, तो जो ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन क्या है? ओव्यूलेशन वो प्रोसेस है जिसमें ओवम बाहर आ रहा है, मतलब ओवम जब जिस डे पे रिलीज हो रहा है ओवरी से, सॉरी फॉलिकल से, तो उसको हम कहेंगे ओव्यूलेशन। तो ये जनरली कौन से दिन पे होगा? ये 14th डे पे होगा, मतलब मिड ऑफ द साइकिल, अगर 28 डेज का नॉर्मल साइकिल है तो, ठीक। तो अब सपोज ओव्यूलेशन हो गया है, मतलब कि ओवम यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, ओवम यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ओवम का जो लाइफ स्पैन है और ओवम का जो ड्यूरेशन ऑफ स्टे है कि यूट्रस में वो इतने देर तक रहेगा, वो लिमिटेड है, वो फिक्स्ड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे टाइम कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे टाइम कम है। अगर इसको फ्यूज होना है, अगर इसको फर्टिलाइज होकर जाइगोट बनाना है और आगे बेबी बनाना है, तो एक टाइम लिमिट है, एक सर्टेन टाइम लिमिट के अंदर, जिसको अप्रोक्सीमेटली 48 से 72 आवर्स हम कह सकते हैं, कि उतने टाइम तक ही ये यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा और जब फर्टिलाइजेशन हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो, फर्टिलाइजेशन अगर हो रहा है, हमने पहला केस देख लिया कि फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हो रहा है तो क्या होगा, साइक्लिक चेंजेस होते रहेंगे, ब्लीडिंग होती रहेगी, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, एंडोमेट्रियम यूट्रस का जो वॉल थिकनिंग थी वो बढ़ के घटते जाएगा, ये प्रोसीजर चलता रहेगा, साइक्लिक चेंज अगर डज नॉट फर्टिलाइज। अब हम देखते हैं केस जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है और एक्चुअली में जाइगोट और फिर अल्टीमेटली बेबी बन रहा है, क्योंकि चैप्टर क्या हम पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में हमें ये वाला केस पे फोकस करना है एक्चुअली में, कि हो रहा है, जाइगोट बन रहा है और अल्टीमेटली फिर बेबी बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इस वाले केस में मैंने आपको बोला कि एक डे आएगा पूरे साइकिल में जब वो रिलीज हुआ होगा, कहाँ से? ओवरी से। ओवरी से रिलीज होके वो ऐसे, ओवरी से रिलीज होके ओवम, उसका एक फिक्स्ड पाथ होगा। फिक्स्ड पाथ कैसे? ऐसे ऊपर की ओर जाएगा। अब वो कहाँ पे आ गया? अब वो इस पार्ट पे आ गया, फेलोपियन ट्यूब के। अब इस पार्ट को हम कहते हैं एम्पुला। ये आपको पार्ट पता होना चाहिए, इसको कहते हैं एम्पुला, एम्पुला ऑफ फेलोपियन ट्यूब। यहाँ पे आ चुका है ओवम, ठीक है। अब एम्पुला में ओवम प्रेजेंट है, ठीक। अब आपको फ्यूज करवाना है, इस केस में हम कह रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन होने वाली है, तो फ्यूज कराना है तो ऑब्वियसली यहाँ पे फीमेल गैमीट प्रेजेंट है, और आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन होता है यहीं पे, जहाँ पे मैंने आपको अभी जगह बताया। फर्टिलाइजेशन की अगर लोकेशन की हम बात करें तो कहाँ होगा वो? एम्पुला ऑफ ऑफ ओविडक्ट कह लो, या फिर फेलोपियन ट्यूब, एक ही बात है, फेलोपियन ट्यूब, एम्पुला। एम्पुला एक उसका सब पार्ट है, 3 पार्ट में हम फेलोपियन ट्यूब को डिवाइड करते हैं, अभी आपको बाकी नहीं जानना है, एम्पुला पता होना चाहिए क्योंकि यहीं पे फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के लिए दोनों गेमीट चाहिए थे, और मैं कह रहा हूँ कि यहीं पे फर्टिलाइजेशन होगा, यहाँ पे फीमेल गेमीट आ चुका है, तो क्या चाहिए? मेल गेमीट को लाना है। मेल गेमीट क्या होगा, जब इंटरकोर्स होगा तो मेल गेमीट्स रिलीज होंगे, सीमेन रिलीज होगा। सीमेन क्या था? फ्लूइड मीडियम जो था अलोंग विद द स्पर्म, ठीक है। तो इंटरकोर्स के टाइम पे जो अपना यूरेथ्रा था, कॉमन पैसेज था, वहां से वो रिलीज होगा। रिलीज होके क्या होगा? वेजाइना में डिपॉजिट हो जाएगा सीमेन, ठीक है। तो यहाँ पे वेजाइना में सीमेन डिपॉजिट हो जाएगा। अब सीमेन वेजाइना में आ चुका है, अब उसके बाद क्या होगा? ये ऊपर की ओर डिसेंड होगा, ऊपर की ओर जाएगा अलग अलग मैकेनिज्म्स के थ्रू। आपको मैकेनिज्म्स में बिल्कुल नहीं जानना है, आपको ये समझना है कि जब यहाँ पे आ चुका है, डिपॉजिट हो चुका है सीमेन, तो फ्लूइड मीडियम था, अब ये ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। और सीमेन के अंदर क्या है? सेलुलर पार्ट क्या है? स्पर्म है। सीमेन तो पूरा फ्लूइड प्लस स्पर्म था, तो स्पर्म, अब हम देख रहे हैं स्पर्म को ट्रैक करें तो ये ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। स्पर्म को अगर हम ट्रैक करें तो अब ये ऊपर की ओर जा रहा है, वेजाइना से सर्विक्स को पास किया, सर्विक्स से यूट्रस के अंदर के कैविटी में आ चुका है, और यूट्रस के कैविटी से होके ऊपर जाएगा, ऊपर गया। अब उसके बाद ये ओविडक्ट में एंटर कर चुका है। ओविडक्ट में एंटर करने के बाद, ओविडक्ट में एंटर कर चुका है, अब ओविडक्ट में एंटर करने के बाद वो एम्पुला तक जाएगा। एम्पुला पे ओवम पहले से ही प्रेजेंट था, ठीक है, एम्पुला पे ओवम पहले से प्रेजेंट था, तो अब हमें दोनों चीजें रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो गई। एम्पुला पे अगर हम देखें कि क्या हो रहा है, एम्पुला पे ओवम पहले से ही प्रेजेंट था, स्पर्म आ गया है इंटरकोर्स के बाद। अब ओवम और स्पर्म जो है वो फ्यूज होके फर्टिलाइजेशन के बाद, जाइगोट बनाएगा, ठीक है। अब ये जाइगोट
का क्या सिस्टम है, जाइगोट जो है वो सिंगल सेल है, हमेशा 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 आपको याद रखना है कि सारा लाइफ फॉर्म जाइगोट से एक ओरिजिनेट होगा, जो कि एक सिंगल सेल होता है, ठीक है। तो जाइगोट एक सिंगल सेल है, पर ये थोड़ा बहुत डिवाइड कर जाएगा, मतलब कि एक सेल था, 1 सेल होता है जाइगोट, तो ये 1 से 2 सेल हो जाएगा, 2 से फिर 4 सेल हो जाएगा, ऐसे कर करके थोड़ा बहुत डिवाइड होगा, 4 से 8 होगा, फिर 16 होगा। इस तरीके से डिवीजन हो रहा है, क्योंकि एक से सपोज 2 सेल बने, फिर ये 2 सेल और 2 को गिव राइज करेंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग सेल नहीं है, एक ही मास है जिसके अंदर विद इन अब सेल बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। आप समझ रहे हो कि ये मास एक ही है, मतलब अटैच है, पर उसके अंदर के सेल्स बढ़ते जा रहे हैं अब, ठीक। तो ऐसे ही एक 16 सेल स्टेज आएगा, जिसको हम कहते हैं मोरूला। अगर आपको अभी टर्म याद नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, आपको याद करना भी नहीं है, बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा बहुत डिवाइड हो जाता है जाइगोट, ठीक है, थोड़ा बहुत डिवाइड हो जाता है। और थोड़ा बहुत जब डिवाइड हो जाएगा तब क्या होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ इस पॉइंट पे, जिसको मैं साइट बी नाम दे दूं अगर, तो बी पॉइंट पे फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ पे जाइगोट बन चुका था। अब जाइगोट थोड़ा थोड़ा डिवाइड होगा 2-3 बार, जब डिवाइड हो गया तो वो नीचे आना स्टार्ट होगा। अब अगर इसका ट्रैक करे तो वो नीचे आएगा, नीचे आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे, इसके कैविटी के थ्रू नीचे आके वॉल में स्टक हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे है, वॉल के अंदर वो बरो हो जाएगा, इसके अंदर गड्ढा करेगा और बिल्कुल चिपक जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, ये अपना यहाँ से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट मतलब जो इंट्रा यूट्राइन लाइफ होती है एक बेबी की, जब वो यूट्रस के अंदर होता है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये तो एक सिंगल सेल से स्टार्ट होता है, और उसके बाद अल्टीमेटली पूरा हाथ पैर सर शरीर सब कैसे बनेगा, तो यहाँ से डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे खास बात क्या है कि एक कनेक्शन रहता है बिटवीन मदर एंड द फीटस, इसको अब हम फीटस कह सकते हैं, ठीक है। तो एक कनेक्शन रहता है बिटवीन द मदर एंड द फीटस, या उसके पहले फीटस के भी पहले स्टेज में जाए तो एम्ब्रियो, ठीक है। उस कनेक्शन को क्या कहते हैं, आप सबने सुना होगा, उसको कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या चीज है, प्लेसेंटा कनेक्शन है जो कि फीटस, जो कि आपका डेवलपिंग जो बेबी है उसके और मदर के बीच में न्यूट्रिशन का एक्सचेंज करा रहा है, न्यूट्रिशन का एक्सचेंज करा रहा है, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का एक्सचेंज करवा रहा है, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिशन का क्या सोर्स है, यहाँ पे न्यूट्रिशन वो मदर से ही ले सकता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन दे रहा है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अब क्योंकि ये सेलुलर पूरा आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपका डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो पूरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने प्रोसीजर्स करेगा, अपने फंक्शंस करेगा, तो उसमें क्या होगा, वेस्ट भी बनेगा। अब वेस्ट इसको निकालना है, तो ये वेस्ट कहाँ देगा, मदर को दे देगा। इसको अपने पूरे प्रोसेसेस करने के लिए, जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, कहाँ से लेगा, मदर के ब्लड से लेगा। तो ये जो पैसेज है, कनेक्शन जो बन रहा है, उसको हम प्लेसेंटा कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन यूनिट में, ठीक है। तो हमने मेल रिप्रोडक्टिव पढ़ लिया, फीमेल पढ़ लिया, हमने पूरा प्रोसीजर अच्छे से समझ लिया कि रिप्रोडक्शन एक्चुअली में होता कैसे है। अब उसके बाद यहाँ पे डेवलपमेंट में तो आपको पता है 9 मंथ्स के अप्रॉक्स लगेगा, फर्टिलाइज हुआ है वहां से कंप्लीट बेबी बनने में। कंप्लीट बेबी जब बन जाएगा, कंप्लीट बेबी जब बन जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यूट्रस के अंदर बेबी रहेगा, और बेबी का हेड रहता है नीचे की ओर, ऐसे और ऐसे बॉडी रहेगा, और ये जो है ओपनिंग है, फिर यहाँ से डिलीवरी होगी बेबी की, और उसके बाद कंप्लीट बेबी आपको 9 मंथ्स के डेवलपमेंट के बाद मिल जाएगा। तो इस तरीके से रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस हमने पढ़ लिया है, एक एक चीज एक एक प्रोसीजर पूरा हमने डिटेल में अच्छे तरीके से समझ लिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए, और टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी आप सारे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, हम तुरंत उसको रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो गया। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपको कुछ इतना खास है नहीं, स्किप कर सकते हो, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। थोड़े बहुत आपको ये दे दिए हुए हैं कि एसटीडीज कौन सा होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। एसटीडीज के यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं, HIV, जेनाइटल वॉर्ट्स, जेनाइटल वॉर्ट्स, ठीक है, और क्या, सिफिलस, इस तरीके के एग्जाम्पल कुछ कुछ दिए हुए हैं। और फिर बोला हुआ है कि इनको अगर आपको प्रिवेंट करना है तो आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करोगे इंटरकोर्स के दौरान, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। और एसटीडीज को कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट करता है, एसटीडीज को बस बैरियर मेथड प्रिवेंट कर सकता है, बैरियर मेथड। और बैरियर मेथड के अंदर कौन सा आता है, कॉन्डम्स, डायफ्राम, डायफ्राम मतलब कि जो भी एक बैरियर क्रिएट करते हैं।
तो इसलिए बैरियर मेथड एसटीडी को प्रिवेंट कर सकता है। तो ये काफ़ी बार पूछते हैं कि एसटीडीज को कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट कर सकता है। ये आप 9th में पढ़ चुके होंगे और अभी आप दोबारा आगे भी पढ़ोगे। बाकी इसमें इतना कुछ खास दिया नहीं है आपको। आपको स्किप करना है तो आप स्किप भी कर सकते हो। तो इस हिसाब से मेरे एंड से चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप इसको रिवाइज करो, पढ़ो अच्छे से। जो भी डाउट्स आए टेलीग्राम ग्रुप में आप पूछो, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, या तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर देना, क्योंकि ऐसे ही हम वीडियो लाते रहेंगे और पूरा कंटेंट कवर होगा 10th का। आप बिल्कुल टेंशन ना लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।